हेलो। हेलो। गुड इवनिंग भाई। अरे गुड नाइट हो गया तुम्हारा? मतलब आते ही चले जाओगे? हैं? हरेंद्र, अभी तो गुड इवनिंग है ना भाई। चलेंगे तब गुड नाइट बोलेंगे हरेंद्र। गुड इवनिंग सभी बच्चों को। भावना मैं समझ गया था आपकी, कोई बात नहीं। वॉल्यूम लो लग रही है, जल्दी से बता दीजिए आप लोग आवाज़ और कैसे, क्या स्टेटस है आवाज़ का, और मैं आपको क्लियर कट विजिबल हूँ या नहीं। वॉइस लो है, ज़्यादा ही लो है क्या? हेलो। ओके है, ऑडिबल है ना भाई? सुनाई तो दे रहा है ना? सबको सुनाई दे रहा है? एक बार यस लिख दीजिए। लेक्चर 14 के स्लाइड में चला गया, परफेक्ट है। ओके, तो एक बार तुम लोग लेक्चर वाले जो स्लाइड्स में कुछ कुछ होमवर्क देता हूँ, ठीक है, वो बता देना अगर कोई क्वेश्चन डिस्कस कराना हो तो। लेक्चर वाले का लेक्चर वाले का आप स्लाइड नंबर बोल देना और क्वेश्चन नंबर बोल देना, स्लाइड नंबर बोल देना, ठीक है, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो अब आवाज़ आ रही सभी बच्चों को? सभी बच्चों को आवाज़ आ रही भाई? एक बार यस लिखिए, आगे बढ़ा जाए। ऑल क्लियर है भाई? सभी को आवाज़ आ रही है? ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट टर्न पे हम लोग जो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ किया था, और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हमने पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला जो आपको पहले से पता है वो डिराइव किया था, कितना? के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसी तरीके से एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ठीक है। अगर इनफाइनाइट लाइन चार्ज है तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज का होगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये भी आपको पहले से पता था, ये आपने डिराइव किया। जो नई बात आपने सीखी थी वो क्या था? आपने सीखा था कि जो सिलेंडर है इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर के लिए एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, वो आपको ध्यान भी रखना है। क्या पढ़ा था? सिग्मा, है ना? अगर नॉन कंडक्टिंग है तो उसके लिए पढ़ा था अपने पास, और कंडक्टिंग दोनों के लिए पढ़ लिया था। तो कंडक्टिंग के लिए पढ़ा था सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और ग्राफ भी बनाया था आपने, ठीक है, और नॉन कंडक्टिंग के लिए भी आपने बनाया था, ठीक है। क्लियर है? लेक्चर 14 वाले स्लाइड में क्वेश्चन जो आपने दिया था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन में डायग्राम नहीं, डायग्राम गलत है। अच्छा, देख लेंगे, चलिए लेक्चर 14 वाली स्लाइड्स, ठीक है, देख लेंगे। चलिए, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर। तो किसी कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर में हम क्या करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर की अगर बात करें तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर है इस तरीके से। इस कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर का जो रेडियस है वो आर ले लेते हैं, ठीक है, रेडियस अपना जो है कुछ आर ले लेते हैं, आर इसका रेडियस है, और ये कंडक्टिंग है। तो शायद सभी बच्चों को अब तो आइडिया लग गया होगा इतना कि ये कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर है, तो इसमें जो चार्जेस होंगे वो हमेशा कहाँ पर रिसाइड करेंगे? सरफेस पे।
चार्जेस ऑलवेज रिसाइड एट द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, इसका रीजन हम कंडक्टर वाले टॉपिक में भी सीखेंगे। तो हमारे ये सारे चार्जेस जो क्यू चार्ज है मान लीजिए इस पे टोटल, ये कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे? सरफेस पे, बिकॉज दिस इज ए कंडक्टर। तो अब हमें इसमें फील्ड निकालना है, तो दो जगह पे हम फील्ड निकालेंगे। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, स्फेयर्स में भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो रेडियली आउटवर्ड ही होंगी। तो यहाँ पे भी गॉसियन सरफेस एक स्फेयर ही लिया जाएगा। ठीक है, तो अब आप बोल सकते हो इसका लॉजिक क्या है कि इन स्फेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड, हमेशा रेडियली आउटवर्ड होंगी। सो हम जो गॉसियन सरफेस चूज करेंगे, अब आप लोग को आइडिया लग रहा होगा कि पॉइंट चार्ज के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड थी, तो हमने गॉसियन सरफेस एक स्फेरिकल बनाया था जिससे ई डॉट डी एस क्या हो गए थे? पैरेलल हो गए थे। ठीक उसी तरीके से आप बोल सकते हो आउटवर्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस so we choose Gaussian radial spherical Gaussian surface। तो ये लॉजिक है स्फेरिकल गॉसियन सरफेस चूज करने का। सो गॉसियन सरफेस इज ए स्फेयर, तो यहां पे भी हम स्फेयर चूज करेंगे। तो अब अगर पहला केस लें कि r लेस देन r, मतलब हम इनसाइड की बात करें, तो शायद सभी बच्चे आंख बंद करके बता सकते हो कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। ठीक है, जल्दी बताओ इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? बिना कैलकुलेट किए भी बता सकते हो गॉस लॉ के हेल्प से। क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड? जीरो होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई भी चार्ज इनसाइड नहीं है। अगर आप कोई गॉसियन सरफेस लेते भी हो, तो ले लो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये मान लीजिए हमने गॉसियन सरफेस लिया, कितने रेडियस का लिया? r रेडियस का। तो हमने r रेडियस का कोई गॉसियन सरफेस लिया। ठीक है, दिस इज आवर गॉसियन सरफेस। तो इस गॉसियन सरफेस में क्या कोई चार्ज इंक्लोज है? RHS अपना जो है, R जो है अपना क्या है? Q इंक्लोज, सॉरी, इस गॉसियन सरफेस के लिए यहां पर इनसाइड के लिए Q इंक्लोज ही जीरो है। तो जब Q इंक्लोज जीरो होगा तो सरफेस इंटीग्रल E डॉट डी एस इक्वल टू Q इंक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, यही होता था। तो ये आपको जीरो मिल रहा है, इसका मतलब E जो होगा वो इनसाइड क्या रहेगा? जीरो रहेगा, कोई भी चार्ज नहीं है। तो कंडक्टर के लिए आपने ये बात आपने सिलेंड्रिकल कंडक्टर के लिए भी देखा था। सिलेंड्रिकल कंडक्टर में भी इनसाइड चार्ज इंक्लोज जीरो था, तो इनसाइड कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। ठीक उसी तरीके से स्फेरिकल कंडक्टर में भी कंडक्टर पे चार्ज हमेशा सरफेस पे होगा। तो कोई भी कंडक्टर हो किसी भी शेप का, तो इनसाइड उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर हमेशा क्या रहेगी? जीरो। अब बात करते हैं आउटसाइड की। तो आउटसाइड के लिए फिर हमें नया गॉसियन सरफेस बनाना होगा। मान लीजिए हमारा एम है कि हमें इसका जो है कितनी डिस्टेंस पे इस पे फील्ड निकालनी है? r डिस्टेंस पे। तो हम कोई गॉसियन सरफेस बनाएंगे इस तरीके से स्फेरिकल, जो इस पूरे स्फेयर को सराउंड कर रहा होगा। देखिए ठीक है, इस पूरे स्फेयर को सराउंड कर रहा होगा। और हम कितने रेडियस का गॉसियन सरफेस बनाएंगे? जितने रेडियस पे हमें इसका फील्ड कैलकुलेट करना है। मान लो मुझे यहां पर अब फील्ड कैलकुलेट करना है, अब ये r हो जाएगा जो कि ग्रेटर देन r होगा। अब ये r हो जाएगा, है ना, जो कि ग्रेटर देन r होगा। तो दूसरा केस है अपना r ग्रेटर देन r, दैट इज आउटसाइड। तो आउटसाइड के लिए भी आप क्या देख रहे हैं कि जो भी अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी,
आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से कैसे निकलेंगी, रेडियली आउटवर्ड। तो यहां पे फील्ड लाइंस कैसे दिखाओगे, ऐसे दिखा सकते हो। ये सब फील्ड लाइंस होंगी, जैसे पॉइंट चार्ज के लिए फील्ड लाइंस होती थी, ठीक है। तो ये फील्ड लाइंस कहां से निकलेंगी, ये कंडक्टर से। तो यहां से आपके पास ये दिखा सकते हो आपकी फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं, ठीक है। अब ये जो भी फील्ड लाइंस होंगी वो इस गॉसियन सरफेस को रेडियली पेनिट्रेट करके जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या दिखता है कि ये जो अपने नया गॉसियन सरफेस बनाया, जो बाहर का रेडियस है आर रेडियस का, और इस पी पॉइंट पे आपको फील्ड निकालना था। तो सेंटर से, इसके कंडक्टर के सेंटर से कितनी दूरी पे, आर दूरी पे रेडियली आपको क्या निकालना था, फील्ड निकालना था। तो आपने उतने रेडियस का एक गॉसियन सरफेस बनाया स्फेरिकल, और वो जब आपने बना लिया तो आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इसको रेडियली पेनिट्रेट करके जा रही हैं। आप एक बात गौर कर रहे हैं कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर नहीं दिखाई हैं। उसका रीजन सभी को पता है कि अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो अंदर कोई फील्ड लाइंस नहीं दिखाएंगे आप। तो अब यहां से जो गॉसियन सरफेस होगा, कोई भी डीएस लेते हो, यहां पे कोई भी डीएस लेते हो, तो ये डीएस भी इधर ही होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा। कहीं पे भी अगर आप डीएस लेते हो तो डीएस कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या होंगे, पैरेलल ही होंगे। कहीं पे भी लेते हैं दोनों रेडियल हैं, डीएस कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से ये समझ में आ गया कि आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू डीएस कैप, ठीक है। तो अब आप जब इंटीग्रेशन करेंगे, सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे, तो सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये ठीक आपको कुछ पॉइंट चार्ज जैसा ही लग रहा होगा। क्यू इंक्लोज कितना है भाई, पूरे इस गॉसियन सरफेस में पूरा चार्ज कितना है, टोटल स्फेयर का चार्ज है क्यू। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, और ये पैरेलल है। अच्छा, मैंने कहा था कि आर रेडियस की जितनी भी फील्ड होंगी, ये आर रेडियस पे जितनी भी फील्ड होंगी, उस एक सेम रेडियल डिस्टेंस की जो जितनी भी फील्ड होंगी उनकी वैल्यू यूनिक होगी। तो आर रेडियस पे जो भी फील्ड होगी किसी भी पॉइंट पे, वो कांस्टेंट होगी। तो अब आप यहां पे क्या होगा, अरे भाई कौन है यार, हाउ मेनी लेक्चर्स, ये सब क्या लेक्चर्स पढ़ाया ही तो जा रहा है ना यार। आपको लेक्चर्स का आपको शायद, चलिए मैं बोल दूंगा, आपके ऐप पे आप पूरा वो साल भर का जो है कोर्स प्लानर है वो डाल दिया जाएगा आपको। उससे ज़्यादा अगर टेंशन है तो आपको डाल दिया जाएगा कि कब कौन सा लेक्चर खत्म होगा। यहाँ पे ई जो है इधर आ जाएगा और ये सरफेस इंटीग्रल डीएस हो जाएगा। पढ़ाई कर लो यार अभी। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अति सोचने वाले जो कुछ चिंतामणि लोग होते हैं, ठीक है, ऐसे लोगों को मैं बोलता हूँ चिंतामणि, उनका नाम है चिंतामणि। तो ऐसे चिंतामणि लोगों के साथ बहुत दुर्घटनाएं हो जाती हैं, क्योंकि वो चिंता बहुत करते हैं, काम कम करते हैं, चिंता ज्यादा करते हैं। 1 घंटे काम करेंगे तो चिंता करेंगे 2 घंटे, तो ये गड़बड़ है। तो यहाँ पे जो सरफेस इंटीग्रल है, ये गॉसियन सरफेस है। इस गॉसियन सरफेस का यहाँ पे क्योंकि ध्यान नहीं देंगे, एक एक वर्ड जो बोल रहा हूं वो हो सकता है आपको हर जगह पे कॉन्सेप्ट बिल्डअप में काम आए। तो यहां पर जो सरफेस इंटीग्रल होता है वो गॉसियन सरफेस का होता है। गॉसियन सरफेस कितने रेडियस का है, आर रेडियस का है, तो उसका पूरा सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो आपको क्या मिलेगा, E आउटसाइड क्या मिला, स्फेयर का। इसको देखकर आपकी आंखें चमक रही होंगी, ठीक है, कि सर ये कोई बड़ी चीज नहीं। बाहर से हम देखेंगे तो इसको हम क्या मान के चलेंगे, पॉइंट चार्ज। बाहर से अगर हम इसको देखेंगे तो ये तो पॉइंट चार्ज की तरह ऐड कर रहे हैं, ठीक है। जो काम एक पॉइंट चार्ज करता था वही काम ये भाई साहब कर रहे हैं। तो बाहर के लिए, तो बाहर से इन दोनों में कोई भी अंतर हम नहीं समझेंगे। बाहर के लिए दिस विल बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, फॉर आउटसाइड इट विल बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज।
तो आउटसाइड के लिए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यही फॉर्मूला होगा इसका बाहर के लिए। ठीक बात है। और अंदर के लिए क्या हो जाएगा? 0। दो गॉसियन सरफेस बने हैं, एक अंदर के लिए और एक बाहर के लिए। अब आपको शायद सब कुछ समझ में आ ही गया होगा, जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज जैसा ही था। ठीक है, इसका अगर आप ग्राफ बनाना चाहेंगे, ठीक है, तो इसका अगर आप ग्राफ बनाना चाहेंगे तो ग्राफ आप कैसे बनाएंगे? देखिए, आप ग्राफ कैसे बनाएंगे इसका? बहुत आसान है। सभी बच्चे जो ग्राफ बनाए थे, इनसाइड के लिए क्या बनाएंगे भाई? शायद बना भी लिए होंगे बहुत बच्चे। इनसाइड के लिए ग्राफ आपका डायरेक्ट आता है। ठीक है, ग्राफ कई बार जेईई मेंस में डायरेक्ट ही पूछ लिया गया है। तो यहां पर आपके पास E वर्सेस R का ग्राफ है। किसके लिए ग्राफ बन रहा है? ये यूनिफॉर्मली चार्ज, खैर यूनिफॉर्मली तो रहेगा ही, कंडक्टिंग स्फेयर के लिए। कंडक्टिंग स्फेयर, ठीक है, E वर्सेस R का ग्राफ बन रहा है। तो क्या लिखोगे यहां पर? यहां पे लिखोगे इनसाइड 0। इनसाइड आपका क्या हो जाएगा? 0। भाई आप रो नहीं ले सकते। कुछ बच्चे लिख रहे हैं रो लेंगे क्या? रो कैसे लोगे? चार्ज तो हमेशा सरफेस पे होगा ना, तो आप क्या लेंगे? सिग्मा लेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इट इज नॉट वॉल्यूम चार्ज। जनरली हम रो को वॉल्यूम के लिए करते हैं और सिग्मा को सरफेस के लिए। तो यहां हम सिग्मा ले सकते हो, रो नहीं। ठीक है, यहां तो मैंने टोटल चार्ज ही आपको दे रखा हुआ था। खैर, तो क्या हो जाएगा? देखिए, इनसाइड के लिए अपना 0 रहेगा। कब तक 0 रहेगा? जब तक आप सरफेस पे नहीं पहुंच जाते। ठीक है, तो जब आप सरफेस पे पहुंच जाएंगे तो सरफेस पे पहुंचने के बाद क्या हो जाएगा? सरफेस पे पहुंचने के बाद आपका क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। आर इक्वल टू आर पे ये ठीक वैसा ही है जैसा आपने अभी पढ़ा, इट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये ई सरफेस पे होगा। उसके बाद ये फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना, आउटसाइड के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलना तो ठीक नहीं है, क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तब होता जब E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r होता, एक्स वाई इक्वल टू सी। लेकिन ये उसी के जैसा होगा, है ना। R टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे E टेंडिंग टू 0 होगा, तो ये वैसा ही होगा। तो ये अपना ग्राफ बन जाएगा इसका कंडक्टिंग स्फेयर का। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट देखिए कि अगर मान लीजिए कंडक्टिंग ना हो, नॉन कंडक्टिंग हो, जैसे मैंने तुम लोगों को सिलेंडर में भी 2 केस कराया था। एक कंडक्टिंग कराया था जहां पे चार्ज सरफेस पे थे, जिसका फॉर्मूला आया था अपना सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r, ऐसे ही था। और अगर आप कंडक्टिंग नहीं है, नॉन कंडक्टिंग है, तो उसका फॉर्मूला भी हम लोगों ने निकाला था सिग्मा r स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r, ग्राफ भी बनाया था। तो उसी तरीके से कोई स्फेयर है बट वो नॉन कंडक्टिंग है बट यूनिफॉर्मली चार्ज है। यूनिफॉर्मली चार्ज जैसे ही आपने देखा, आपको तुरंत चमका कि सर रो जो होगा मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये तो कांस्टेंट होने वाला है। बिल्कुल सही बात है, ये कांस्टेंट होने वाला है। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे आपकी खुशी बढ़ेगी। फायदा ये होगा कि आपको टेंशन नहीं लेना है कि मुझे किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम का चार्ज अगर निकालना है तो मैं इतने वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम से उतने वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे उतने वॉल्यूम का क्या मिल जाएगा? चार्ज मिल जाएगा, अगर रो कांस्टेंट है तो। अच्छा, नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज क्या होगा? थ्रू आउट द वॉल्यूम। इन द वॉल्यूम। नॉन कंडक्टिंग है तो सरफेस पे नहीं आएगा, पूरे वॉल्यूम में होगा, तभी तो हम रो ले रहे हैं, सिग्मा नहीं ले रहे हैं। चलिए इसको कैसे करते हैं देखिए, और इसका रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका जो मैं डेरिवेशन करा रहा हूं ये भी एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपसे ये पूछेगा, इनफैक्ट कभी नहीं पूछेगा, वो कुछ और पूछेगा।
तो डेरिवेशन या अप्रोच आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए, मान लीजिए मैं यहां पर एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ले रहा हूं, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ले रहा हूं, और ये नॉन कंडक्टिंग है, तो सारे चार्जेस कहां पे रिसाइड कर रहे हैं? विद थ्रू आउट द वॉल्यूम। चार्जेस पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। हाँ, यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो यूनिफॉर्मली चार्ज है तो आपका क्या होगा? पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और यहां पर जो ये रो है, जो मैंने आपको ये बताया है, ये कांस्टेंट रहेगा। तो आप रो के फॉर्म में पहले हम लोग डिराइव कर लेते हैं। रो इसका दिया हुआ है, मान लेते हैं, क्यू नहीं दिया है। रो दिया होगा तो क्यू निकाल लोगे, क्यू दिया होगा तो रो निकाल लोगे। अब हमें इनसाइड की बात करें, ये तो सबको क्लियर है कि ये भी क्या होगा? गॉसियन सरफेस हम स्फेरिकल ही लेंगे, क्योंकि यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो भी रेडियली ही निकलेंगी, इसीलिए हम गॉसियन सरफेस हमेशा कैसा लेंगे? स्फेरिकल। तो अगर आर इनसाइड की बात करें, आर लेस देन आर इनसाइड, तब देखें कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो इसमें गॉसियन सरफेस आप ले लीजिए। गॉसियन सरफेस आप जो ले रहे हैं, वो एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेंगे, ले लीजिए, ठीक है, ये अपना गॉसियन सरफेस है। और एक गॉसियन सरफेस आप क्या लेंगे? बाहर। बाहर की भी तो जरूरत पड़ेगी, तो बाहर के लिए भी एक ले लेते हैं। अभी दोनों को कर लेते हैं। तो दो गॉसियन सरफेस मैंने बनाए, आप देख रहे हो कि एक गॉसियन सरफेस हमारे पास क्या है? स्मॉल आर है। कब? जब इनसाइड है, तो स्मॉल आर लेस देन आर है, तो ये गॉसियन सरफेस है। इसका मतलब हमें यहां पर फील्ड चाहिए, ठीक है, तो उतने रेडियस का हमने एक गॉसियन सरफेस बना लिया। फिर एक हम क्या करेंगे? अब ये आर, मान लो आउटसाइड की बात करें तो आर वेरिएबल है, अब आर ये हो गया जो कि ग्रेटर देन आर है, तो ये अपना यहां पर हमें चाहिए फील्ड, मान लो, तो ये हो जाएगा आउटसाइड का गॉसियन सरफेस। तो बारी बारी से हम दोनों के लिए देखेंगे। अब मैं बार बार ये डिस्कस नहीं करने जा रहा हूं कि यहां पे दोनों ई डॉट डी एस जीरो होंगे, ये तो सबको पता है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस रहेगा, कई बार बता दिया है। तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का फायदा ये है कि अपना ई जो है पैरेलल टू डीएस वेक्टर होगा, तो जो अपना ई डॉट डीएस है, ई डॉट डीएस जो है वो क्या बन जाएगा? सीधे सीधे ई डीएस बन जाएगा, मानते हो? तो आर इनसाइड के लिए सारा खेल क्या है? क्यू इंक्लोज निकाल लेने का। तो क्यू इंक्लोज निकालना कौन सी बड़ी बात है आपके लिए? अगर ये रो कांस्टेंट है, रो यहां पर कांस्टेंट है, तो मुझे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम पता है, और मुझे केवल स्मॉल आर रेडियस के वॉल्यूम में कितना चार्ज इंक्लोज है, तो मैं केवल स्मॉल आर जो गॉसियन सरफेस बनाया है आपने स्फेरिकल, उसके वॉल्यूम से इस रो को मल्टीप्लाई कर दूं, तो इतने रेडियस का जो चार्ज है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहां से? बताइए। इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा, ई बाहर ले लेंगे, उस रेडियस के लिए ई कांस्टेंट होगा सभी जगह, ये ds होगा, और क्यू इंक्लोज क्या लिख रहा हूं? रो इंटू इसका रेडियस कितना है, वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जब इसे करोगे तो हमेशा गॉसियन सरफेस का सरफेस इंटीग्रल होता है, कई बार बताया है, गॉसियन सरफेस का सरफेस इंटीग्रल। गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है भाई? इनसाइड का भी कर रहे हैं हम लोग, स्मॉल आर, तो कितना लिखोगे? ई इंटू सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका? 4πr² इक्वल टू 4/3 रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट पाई आर क्यूब। अब देखो जो कट जाए, ठीक है, 4πr² यहां से कैंसिल करो, 4πr³ बचेगा क्या हमारे पास? रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है जिसको आपको ब्लाइंडली याद रखना है, ठीक है, ये रिजल्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। याद करो सिलेंडर में क्या आया था, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर में, याद करो अगर आपको याद आ रहा होगा तो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर में क्या आया था? रो के जगह क्या था? सिग्मा था, सिग्मा था, और यहां 3 के जगह क्या था? 2 था।
तो सिग्मा आर अभी लास्ट लेक्चर में ही किया है हम लोगों ने, आपने लेक्चर रिवाइज किया होगा, सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट था। जबकि इसके लिए कितना है, रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वहां सिग्मा क्या था आपके पास, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अच्छा नॉन कंडक्टिंग था ना सिलेंडर भी, तो वहां भी रो ही होगा, तो वहां आएगा रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां पे आएगा रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, स्फेयर में 3 था, सिलेंडर में अपना 2 था। अरे भाई नॉन कंडक्टिंग चार्ज नॉन कंडक्टिंग है, बट दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज स्फेरिकल, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियल। कुछ एक बच्चा पूछ रहा है कि सर ये जैसे ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका कैसा है, ऐसा है, तो फील्ड लाइंस इसकी भी जो है ऐसे ही होंगी, स्फेरिकल ही होंगी, क्योंकि स्फेरिकल सिमेट्री रख रहा है ये। ठीक है, तो फील्ड लाइंस हमेशा जो है ये होगी। इससे मतलब नहीं है कि ये नॉन कंडक्टिंग है कि कंडक्टिंग, ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज स्फेरिकल सिमेट्री में, तो रेडियली आउटवर्ड लाइंस होंगी। बिल्कुल, अगर आप रिजल्ट्स भी केवल ध्यान रखेंगे तो जेईई मेंस का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा भाई। अगर आप केवल रिजल्ट्स भी याद रखते हैं तो आपका जेईई मेंस नहीं छूटेगा। सोनू बता रहे हैं कि रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है भाई सोनू, इसमें आपको क्या रॉन्ग नजर आ रहा है? इसमें आर रॉन्ग है, आर रॉन्ग है। क्यों आर रॉन्ग है भाई? हमने अभी इनसाइड की बात की है, तो शायद आप ये कंफ्यूज हो रहे हैं। अभी मैं आउटसाइड की बात नहीं ले रहा हूं, मैं इनसाइड की बात ले रहा हूं। तो इनसाइड में जो हमारा गॉसियन सरफेस है, समझ लीजिए आप, ठीक है, वर्डिक्ट मत दीजिए रॉन्ग का। ठीक है, यहां पर देखिए, अगर आपके पास गॉसियन सरफेस ये है, इसका रेडियस भी स्मॉल आर है, तो जब हम इसका सरफेस इंटीग्रल करेंगे तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर ही आएगा। और अगर आपका ये वॉल्यूम है, तो इस वॉल्यूम में चार्ज इंक्लोज भी रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब ही है, तो दोनों जगह स्मॉल आर ही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं आउटसाइड के लिए। तो फॉर आउटसाइड, अब आप सभी बच्चों को पता है, कुछ बच्चे निकाल भी चुके होंगे, मैं यहीं पे कर रहा हूं। आउटसाइड के लिए बेटा देखिए क्या होगा, आर ग्रेटर देन आर अगर आप करते हैं, दैट इज आउटसाइड, तो क्या चेंज आ जाएगा, फटाक से बता दो आप लोग। बस यही तो होगा कि ये गॉसियन सरफेस ये है, अब इसका सरफेस इंटीग्रल होगा। सरफेस इंटीग्रल जो है किसका होता है, गॉसियन सरफेस का होता है। तो गॉसियन सरफेस का जब सरफेस इंटीग्रल करोगे तो तुम्हें मिलेगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये आर ये वाला है, बट रिमेंबर वन थिंग, व्हाट अबाउट द चार्ज इंक्लोज? कल हमने सॉलिड वाले में भी किया था, सिलेंडर में चार्ज केवल कैपिटल आर तक है, ये देख पा रहे हैं आप, चार्ज केवल कहां तक है, कैपिटल आर तक। इधर तो पूरा खाली है ना, चार्ज केवल कैपिटल आर तक है। तो जो वॉल्यूम आप लेंगे, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, किसी ने लिखा भी है, कान्हा ने लिखा है शायद, कि जो वॉल्यूम हम लेंगे उसमें हम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब कर देंगे। बिल्कुल सही पकड़े आप लोग, तो बस कर लीजिए, फिर आप लोग को तो आ ही गया। तो यहां पे आ जाएगा E इंटू ये हो जाएगा ds गॉसियन सरफेस का, इंटू क्यू इंक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां आ जाएगा E इंटू ds, ये हो जाएगा गॉसियन सरफेस का सरफेस इंटीग्रल। जबकि क्यू इंक्लोज करोगे तो रो इंटू ये जो स्फेयर है इसका पूरा वॉल्यूम, तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब होगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां से ये कैंसिल करो, 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहां से आपको 4 पाई बस कैंसिल होगा, तो E आउटसाइड क्या मिलेगा, रो, ठीक है, आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये मिलेगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, देखिए रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा है आउटसाइड वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब हम क्या करें, इसको कैपिटल क्यू में देखोगे तो आपको फिर मजा आएगा कि अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज है और नॉन कंडक्टिंग है, तो बाहर से देखेंगे तो आपको पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला ही मिलने वाला है। कैसे, देखिए आप रो को बस क्या करिए, इसमें रो को क्या करिए, ये जो फॉर्मूला आया है आउटसाइड वाला, ये आउटसाइड क्या आया है देखो, रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, या क्या था,
3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यही था। तो मैं कह रहा हूं अगर Q के फॉर्म में देखो तो Q को क्या लिखोगे आप, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो लिखोगे, ठीक है, रो इंटू 4/3, टोटल चार्ज यही लिखोगे। तो रो क्या लिख सकते हो, 3 क्यूब अपॉन 4 पाई आर क्यूब। तो रो को आप क्या लिख सकते हो, यहां पे रो के टर्म्स में लिखोगे तो 3 क्यूब अपॉन 4 पाई आर क्यूब, ये मैंने रो की वैल्यू लिख दी क्यू के टर्म्स में, इनटू आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, ये लिख दिया। तो देखो यहां से आर क्यूब कैंसिल होता है, ठीक है, तो आपके पास क्या मिलता है, 3 से 3 भी कैंसिल होता है। तो आपको फाइनली ई आउटसाइड क्या मिलता है, ई आउटसाइड मिलता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। खुश हुए कि सर ये तो चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, बट रिमेंबर वन थिंग, नॉन कंडक्टिंग में भी यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो बाहर से हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बाहर से देखेंगे तो कैसा बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव करेगा। बाहर से अगर हम उसे देखेंगे तो हमें कैसा बिहेव करेगा, ये पॉइंट चार्ज की तरह ही ये बिहेव करेगा। ये क्लियर है सभी बच्चों को, सभी को क्लियर है? थ्री बाई फोर, अरे भाई ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, स्फेयर का वॉल्यूम यही होता है ना। तो यहां से आपको कहाँ कुछ गड़बड़ है यार, कोई बच्चा लिख रहा है 3/4 ना होगा, 3/4 नहीं होगा, कैसे, चार्ज की वैल्यू यही है, इसको आप पुट करो, यहां से आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो फाइनली यही है, चार्ज जो आउटसाइड होगा इट विल बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज। तो ये भी कैसा बिहेव करेगा, ए यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग solid sphere also behave as a क्या, behave as a point charge। मानते हो कि नहीं, ये भी कैसा बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह। बाहर से अगर आप देखोगे तो आप पॉइंट चार्ज की तरह ही देखोगे, क्योंकि पॉइंट चार्ज की फील्ड भी यही होती है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, आप इसमें जो है हाँ रो भी ले सकते हैं, बट मैंने आपको प्रूफ करना था मुझे, इसलिए मैंने इसको क्यू के फॉर्म में दिखाया कि आउटसाइड के लिए दोनों रिजल्ट सेम रहेंगे, चाहे पॉइंट चार्ज का हो चाहे फिर यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर का हो, चाहे फिर कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर कंडक्टिंग स्फेयर का हो, ठीक है। नेक्स्ट इसका ग्राफ बनाना चाहते हो तो ग्राफ भी बन जाएगा। अभी आपने इनसाइड में क्या बात देखी, इनसाइड में आपने एक फॉर्मूला देखा इनसाइड का, ये देखा था, ये देखिए इनसाइड के लिए देखा था रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। यहां आप देख रहे हैं कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R फॉर इनसाइड। जैसे जैसे R सेंटर से आप दूर जाओगे आपकी फील्ड बढ़ेगी और डायरेक्टली बढ़ेगी, और ये सब कांस्टेंट है, तो y इक्वल टू mx लाइन होगा, ठीक है, ठीक है। आपका जो होगा y इक्वल टू इन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू आपके पास हो जाएगा mx लाइन। तो अब इसका ग्राफ भी बना सकते हो, ग्राफ इसका क्या हो जाएगा, देखो इसका ग्राफ जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, इनिशियली जो है क्या होगा, यहां तक जाएगा और उसके बाद ये इनसाइड का फंक्शन होगा, समझ रहे हो। फिर क्यों लीनियर बनाया है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल ग्रेविटेशन वाला भी है भाई। जो भी रिजल्ट आप इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ रहे हो वो सब ग्रेविटेशन में एप्लीकेबल है। बस वहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह कैपिटल G लिख दो और Q1 Q2 की जगह M लिख दो। तो अब ये हो जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कुछ ऐसा।
मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा। तो R इक्वल टू कैपिटल R पे वही सरफेस पे होगा, ई सरफेस कितना हो जाएगा, वही के क्यू अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, ये मैक्सिमम होगा। उसके बाद ये कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगा पॉइंट चार्ज की तरह। तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा यूनिफॉर्मली चार्ज, क्या हो जाएगा, नॉन कंडक्टिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का। ठीक है, ये आपके पास ग्राफ होगा। तो आपको दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिले, एक इनसाइड का मैंने रो के टर्म्स में बनाया है, हो सकता है आपको फॉर्मूला जो है क्यू के टर्म्स में पूछा जाए, तो रो को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, क्यू बाई 4, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब से। ठीक है, तो आपको जैसी जरूरत पड़ेगी आप कर लेना। तो आप इनसाइड के लिए जैसे फॉर्मूला याद रखिएगा, रो आर अपॉन क्या हो जाएगा अपने पास, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनसाइड, एंड आउटसाइड के लिए इट विल बिहेव एज ए क्या, पॉइंट चार्ज। क्लियर है सभी बच्चों को। इसी को देखिए, थ्योरम वोरम कुछ नहीं है भाई, एक बच्चा लिख रहा है सेल थ्योरम, इसी को सेल थ्योरम बोल सकते हो, जबरदस्ती का है वो। ठीक है, वो जबरदस्ती का है सेल थ्योरम। सेल थ्योरम में यही है कि आप इनसाइड कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर के इनसाइड आपका फील्ड क्या होता है, 0, इसी को एक थ्योरम बना दिया गया। ठीक है, ये जो मैंने बताया आपको। ठीक है, अब देखते हैं कि मान लीजिए अब कहानी बदल जाए। ठीक है, कहानी आपकी बदल जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज। अब कहानी ये हो गई कि हमारा सॉलिड स्फीयर जो है नॉन कंडक्टिंग तो था ही, लेकिन अब एक्स्ट्रा हो गया, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज हो गया। अब जैसे ही नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज हुआ, अब आपकी बुद्धि हरी हो जाएगी, क्योंकि जो बच्चा फॉर्मूला पढ़ के आया होगा रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, वो फिर बुक हो जाएगा, वो कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको अप्रोच नहीं पता है। क्योंकि अब ये रो वेरी कर रहा है, तो आप वो फॉर्मूला थोड़े लगा पाओगे, रो तो वेरी कर रहा है। इसीलिए कहता हूं कि आपको अप्रोच भी जानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए टीचर यहां पे डेरिवेशन भी बताता है, खासकर वो डेरिवेशन जिसमें कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, जिससे आप आगे न्यूमेरिकल कर पाओगे। और आप जाके जब पीवाईक्यूज देखेंगे तो जेई मेंस में भी, ठीक है, जेई मेंस में भी कई बार ये रो वेरिएबल के क्वेश्चंस आए हैं। जेई एडवांस की बात तो छोड़ ही दीजिए, जेई एडवांस में तो आए ही आए हैं, जेई मेंस में भी इन्होंने खूब पूछा है, रो भी जो है वेरी करा दिया है। चलिए करते हैं, क्या करेंगे। तो यहां पे आपको ये पता चल गया कि रो जो है नॉट कांस्टेंट, यहां से आपको ये पता चला कि रो कांस्टेंट नहीं है। तो आप बोलोगे सर रो कांस्टेंट नहीं है तो ऐसा क्या हो गया, बहुत भारी चीज हो गई। वो ये चीज हो गई, आपका काम बढ़ गया कि आप क्या करते थे, ध्यान करो, यूनिटरी मेथड टाइप की चीज, कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम आपको पता है वो कांस्टेंट है। तो आपको जब क्यू इंक्लोज निकालना था, गॉसियन सरफेस तो स्फेरिकल ही होगा, तो जितने का आपका गॉसियन सरफेस का स्फेयर है उतने वॉल्यूम से रो को मल्टीप्लाई कर देते थे, तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर इंक्लोज चार्ज मिल जाता था। अब आप यहां पर ऐसा नहीं कर पाओगे क्योंकि रो वेरी कर रहा है। तो अप्रोच क्या होगा, अब वो समझते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ये फंक्शन आपको बहुत मिल सकता है, ये चेंज हो सकता है, रो इक्वल टू रो नॉट आर, रो इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। ठीक है, तो चेंज होता जाएगा, रो आपका चेंज होता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो रो आपका चेंज हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अप्रोच सीखिए। तो मान लीजिए हमारे पास एक लेते हैं नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ये अपने पास नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, अब आप इसकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देख पा रहे हैं। इसका क्या मतलब है, जैसे जैसे आप जो है सेंटर से, जैसे जैसे सेंटर से आप क्या करेंगे, दूर जाएंगे, सरफेस की तरफ जाएंगे, तो चार्ज डेंसिटी देखिए बढ़ रही है, चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है। मतलब यहां पे अगर आप सिंबॉलिकली बनाना चाहो तो ये जैसे अपना सेंटर है, तो यहां से हम जैसे जैसे जाएंगे इधर चार्ज डेंसिटी थोड़ी ज्यादा डेंस होगी, रो आपका ज्यादा है ना, तो इधर आपका ये डेंसिटी जो है ज्यादा होगी इधर। ठीक है, और इधर आपकी धीरे धीरे थोड़ी पहले कम होगी। शायद समझ गए, यूनिफॉर्म नहीं रहेगी।
ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, आपको जो है क्या करना होगा, जब डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली होगी, इतना समझ लीजिएगा। तो आपको ये पता है कि सर हमें गॉसियन सरफेस तो स्फेरिकल ही लेना है, बिल्कुल। तो गॉसियन सरफेस आपको स्फेरिकल लेना है, तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस आप लीजिए। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस आप लेंगे, अगर इनसाइड का निकालना चाह रहे हो तो एक इनसाइड गॉसियन सरफेस लोगे, ठीक है। तो आपने एक इनसाइड गॉसियन सरफेस लिया, ये अपना इनसाइड एक गॉसियन सरफेस है, ठीक है। अब आप इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर जो है बाकी चीजें तो आपको पता है कि E डॉट डी एस पैरेलल होगा तो E डी एस हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये पता है कि यहां पे E भी इधर ही होगा, ds भी इधर ही होगा, ठीक है, और E वेक्टर भी आपका इधर ही होगा। तो ये सब आपको पता है। यहां पे कहानी बस टिकी हुई है कि इसका चार्ज इंक्लोज हम कैसे निकालें। तो चार्ज इंक्लोज भी बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, एक बच्चे ने लिखा है इंटीग्रेट करके निकालना होगा। बहुत बढ़िया, इंटीग्रेट करके ही निकालना होगा, क्योंकि यहां पर जो आपका ये जो स्मॉल आर का आपका ये गॉसियन सरफेस है, इसमें टोटल चार्ज आप नहीं लिख सकते डायरेक्ट कि रो एट आर इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस गॉसियन सरफेस, क्योंकि रो जो है अपना वेरी कर रहा है। तो अब चार्ज इंक्लोज हम कैसे निकालें उसको सीखिए। चार्ज इंक्लोज के लिए क्यू इंक्लोज आपको निकालना है, सारी कहानी इसी पे है। तो इसको मैं इधर अलग बना दे रहा हूं। तो क्या करेंगे आप, जो आपका ये गॉसियन सरफेस है, मैं इसको अलग बना दे रहा हूं यहां पे, ठीक है। ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है। इस गॉसियन सरफेस का टोटल चार्ज निकालना है आपका, ये टोटल चार्ज इस गॉसियन सरफेस का निकालना है हमें, आर रेडियस का है ये। तो इसमें क्या करेंगे, पहले एक छोटा सा सेल कट करेंगे। आपको पता है कि सॉलिड स्फेयर कैसे बनाते हो, छोटे छोटे बहुत सारे हॉलो स्फेयर से, एक बार बताया था आप लोगों को पहले क्लास में ही, है ना। तो आप एक हॉलो स्फेयर का, वही लॉजिक यहां काम आएगा। तो अब आप यहां पे एक हॉलो स्फेयर, एक आप ऐसे एक सेल लेंगे, ठीक है। अब ये जो सेल होगा ये कितने रेडियस का होगा, x रेडियस का, कुछ x रेडियस का आप सेल ले लीजिए। अब इस x रेडियस के सेल में, ये x रेडियस का सेल है, इसमें आप dx थिकनेस का एक सेल काट रहे हैं। इसकी थिकनेस कितनी मानेंगे, केवल dx, मतलब ये जो शेडेड पोर्शन है देखिए, ठीक है। तो ये जो आपने किया है ये dx, तो x पे जाके ये x है, x रेडियस है इसका, और इसका थिकनेस कितना है dx। ये आपका क्या है, स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल लिया है। अब आप ये मानेंगे कि इस स्फेरिकल सेल में, इस स्फेरिकल सेल में जो चार्ज है कितना छुपा हुआ है, केवल dq, केवल कितना चार्ज है, dq चार्ज है भाई, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूं कि लेट dq क्या है अपना, चार्ज ऑन द स्फेरिकल शेल हैविंग रेडियस x एंड थिकनेस dx। बात समझ में आ गई सभी बच्चों को। तो dx है, तो अब आप dq क्या लिखोगे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, आप बोलो सर इससे फायदा क्या हुआ। फायदा आपको ये मिला कि रो तो वेरी कर रहा था, तो आप मुझे बताओ कि यहां पर r की वैल्यू x है, तो रो एट x जो होगा वो कितना होगा, रो नॉट r की वैल्यू जब x लिखोगे रेडियल डिस्टेंस, और रो एट x प्लस dx कितना होगा, x से तुम आगे बढ़े, कितना आगे बढ़े, dx थिकनेस और आगे बढ़ गए, तो रो क्या हो जाएगा, रो नॉट x प्लस dx होगा। और आपको पता है कि सिंस dx, यही तो करते आए हो, सिंस dx इज वेरी स्मॉल, dx अप्रोच यही होता है वेरी स्मॉल, तो आप ये बोलोगे कि dx बहुत छोटा है,
तो रो एट एक्स जो मानेंगे वो रो एट एक्स प्लस डी एक्स मानेंगे इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब क्या कहानी हुई कि हम केवल dx थिकनेस के लिए रो को कांस्टेंट मान सकते हैं, पूरे x के लिए नहीं, पूरे r के लिए नहीं, केवल dx के लिए। तो अगर हम dx के लिए इसको कांस्टेंट मान सकते हैं तो हम वो वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि अगर रो मेरा कांस्टेंट है तो रो इनटू दैट मच वॉल्यूम, जितने वॉल्यूम में हमें चार्ज चाहिए। तो आई एम एज्यूमिंग दैट आवर रो इज कांस्टेंट ओनली फॉर dx थिकनेस। मेरी बात समझ गए? तो मुझे बताओ कि यहां dq जो है केवल dx थिकनेस का चार्ज है, तो क्या लिखेंगे? रो एट x इंटू dv। और dv क्या है सभी बच्चों को पता है, इट इज डिफरेंशियल वॉल्यूम ऑफ सेल, डिफरेंशियल वॉल्यूम ऑफ सेल। ये तो मैं समझाने के लिए इतनी कहानी करता हूं, जब आप एग्जाम में रहोगे तो डायरेक्ट यही चीज लिखोगे, 2 मिनट लगेगा। ये तो इतनी कहानी जो की जा रही है कि आप समझ जाओ, डिफरेंशियल वॉल्यूम ऑफ सेल। ठीक, तो अब आपको यह भी सिखाया मैंने कि डिफरेंशियल वॉल्यूम कैसे लिखते हैं। रो एट एक्स कितना होगा भाई? रो नॉट आर के जगह क्या हो जाएगा? एक्स, ये आपने लिख दिया। डीवी क्या सिखाया है? डीवी लिखने का तरीका बहुत बढ़िया भाई, 4 पाई आर स्क्वायर डी एक्स। शशांक ने बहुत सही आंसर दिया है। मैंने एक ही चीज बताया था डिफरेंशियल वॉल्यूम लिखने के लिए पहले लेक्चर में, क्या बताया था? वॉल्यूम के लिए एरिया इंटू थिकनेस। बिल्कुल, एरिया किसका? डिफरेंशियल एलिमेंट का। डिफरेंशियल एलिमेंट यहां पर क्या है? एक सेल है, हॉलो सेल है, जिसका रेडियस कितना है? एक्स है। तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई एक्स स्क्वायर, और उसकी थिकनेस कितनी है? dx। तो बस लिख दो 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू dx, ये बना तुम्हारा dq। तो dq का फंक्शन मिल गया हमें, 4 पाई एक्स क्यूब dx। अब इसे हम इंटीग्रेट करेंगे। अब आप जब इंटीग्रेट करोगे तो आपके ऊपर है कि आपसे कहां पूछा जा रहा है, कितने रेडियस का गॉसियन सरफेस तुमने बनाया है। तुमने कितने रेडियस का गॉसियन सरफेस बनाया भाई? स्मॉल आर रेडियस का। तो आपको स्मॉल आर रेडियस तक इंटीग्रेट करके चार्ज इंक्लोज निकालना पड़ेगा। तो आप इसे इंटीग्रेट करोगे 0 से स्मॉल आर, और ये होगा 0 से क्यू इंक्लोज। तो ये इंक्लोज चार्ज आएगा स्मॉल आर रेडियस के स्फेयर में, स्मॉल आर रेडियस के स्फेयर में इंक्लोज चार्ज आएगा। ठीक है, तो लिख दीजिए कितना आएगा? रो नॉट 4 पाई आर की पावर 4, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं लिमिट लेके, अपॉन में 4। तो कितना हो जाएगा अपने पास? रो नॉट पाई आर की पावर 4। दिस इज आवर इंक्लोज चार्ज। क्लियर है सभी बच्चों को? अब आपके पास इंक्लोज चार्ज आपको पता चल गया। अब आपको इंक्लोज चार्ज पता चल गया, अब आप इस गॉसियन सरफेस में गॉस लॉ लगा सकते हैं। ठीक है, तो गॉस लॉ लगाइए इस गॉसियन सरफेस में। ठीक है, इंक्लोज चार्ज निकाल लिया हमने, तो गॉसियन सरफेस में अगर आप गॉस लॉ लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? मैं यहां लिख दे रहा हूं नेक्स्ट स्टेप। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं। तो बाय गॉस लॉ क्या लिखोगे? सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई डॉट डी एस बता ही रखा था कि यहां पे ई जो है पैरेलल टू डी एस है, तो ई डॉट डी एस अपना ई डी एस होने वाला है, रेडियल है दोनों। तो ई बाहर ले लोगे, ये डी एस लिखोगे, इक्वल टू क्यू इंक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। ये किसका सरफेस इंटीग्रल होता है? सबको बार बार बताता हूं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का सरफेस इंटीग्रल करते हैं। गॉसियन सरफेस कितने रेडियस का था? स्मॉल आर रेडियस का, तो e इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। और इस आर रेडियस के स्फेयर में गॉसियन सरफेस में आपने क्यू इंक्लोज निकाल लिया हुआ है। कुछ बच्चों ने आंसर भी दे दिया, बहुत बढ़िया। तो रो नॉट पाई आर की पावर 4, तो रो नॉट पाई आर की पावर 4, तो यहां लिखेंगे आप रो नॉट पाई आर की पावर 4। ये होगा अपना क्यू इंक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व कर लीजिए तो ई मिल जाएगा, इनसाइड मिल जाएगा ऑब्वियसली। तो कितना आ जाएगा देखिए, रो नॉट
पाई से पाई कैंसिल कर रहा हूँ, आर स्क्वायर से ये कैंसिल हुआ, तो ये आएगा अपने पास रो नॉट आर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। देख लीजिए आप लोग का भी यही आ रहा है, 8 आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा है कुछ बच्चों का। 8 क्यों आ रहा है भाई? ठीक है, रो नॉट पाई यही तो था, क्यू इंक्लोज जो आपने निकाला था, क्यू इंक्लोज यही तो निकाला है। देखिए आर की पावर 4/4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया था, तो आपके पास यही आया था रो नॉट पाई आर की पावर 4। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, क्यू इंक्लोज गलती से आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया रो नॉट आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ये होगा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड का। अब देखो वो बदल गया कि नहीं, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट थोड़े ना आया। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में जब रो कांस्टेंट नहीं है तो आपको पूरा इंटीग्रेट करके करना पड़ेगा, क्यू इंक्लोज को इंटीग्रेट करना पड़ेगा और फिर ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लोगे। चलो आउटसाइड के लिए करते हैं। तो आर ग्रेटर देन आर के लिए क्या होगा? आर ग्रेटर देन आर के लिए क्या होगा बताओ? आर ग्रेटर देन आर के लिए वो निकाल ही सकते हो आप। तो फॉर आर ग्रेटर देन आर क्या हो जाएगा चेंज, बताओ जरा, तुम लोग बताओ। ठीक है, आप देखो कि इसमें जो क्यू इंक्लोज है बस उसकी लिमिट चेंज करेंगे, आप दोबारा थोड़े ना इंटीग्रेट करेंगे। आप देखो इधर कि जब आप आर ग्रेटर देन आर के लिए करोगे तो गॉसियन सरफेस यहां होगा कहीं, मानते हो कि नहीं? गॉसियन सरफेस यहां होगा और जो चार्ज इंक्लोज होगा वो आर इक्वल टू कैपिटल आर तक होगा। तो ये तो तुमने फंक्शन बना ही रखा हुआ है, देखो ये फंक्शन बना रखा है, तो यहां आर इक्वल टू क्या लिख दोगे? कैपिटल आर आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो रो नॉट पाई कैपिटल आर की पावर 4 आ जाएगा, रो नॉट पाई कैपिटल आर की पावर 4 आ जाएगा। तो आप यहां पे डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, आई थिंक सभी को क्लियर होगा कि ये जो है इसमें जो गॉसियन सरफेस है वो बाहर बनेगा। आउटसाइड के लिए आप यही बोल रहे थे ना, ये था अपना। तो अब आप क्या बोल रहेंगे कि यहां के लिए, जैसे कि आउटसाइड के लिए दिखाना चाहें तो आउटसाइड के लिए आप क्या दिखा सकते हैं? ये था अपना आउटसाइड का, ये था अपना स्फेयर। तो इसमें आउटसाइड का कोई क्या ले लीजिए, गॉसियन सरफेस। आउटसाइड का गॉसियन सरफेस आप कोई भी एक स्फेरिकल बना सकते हैं ऐसा। तो आप एक आउटसाइड का पहले बना लीजिए, ये आउटसाइड है, ठीक है, और आपका स्फेयर जो था वो हो जाएगा ऐसा कुछ। अब ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो यही तो था तुम्हारा आउटसाइड के लिए, ये कैपिटल आर था, ये कैपिटल आर था, ये स्मॉल आर था, गॉसियन सरफेस ये हो जाएगा। शायद बच्चे समझ गए होंगे। डायग्राम बनाने का पर्पस है कि जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो कर सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्टली भी हो जाता है ये। तो यहां पे अब आप लिख सकते हैं ई इंटू इसका सरफेस इंटीग्रल। तो ये तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर होगा, गॉसियन सरफेस का मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। क्यू इंक्लोज क्या हो जाएगा? तो क्यू इंक्लोज इसका जो आप लिखेंगे वो बस फंक्शन जो आपने बनाया था, देखिए ये फंक्शन बनाया था ना इंटीग्रेट करके, उसको दोबारा थोड़े ना फंक्शन बनाएंगे, उसी के रिजल्ट को यूज करेंगे। ये देखिए यहां आर जो होगा वो कैपिटल आर हो जाएगा, तो रो नॉट पाई कैपिटल आर की पावर 4। तो रो नॉट पाई कैपिटल आर की पावर 4, तो ये हो जाएगा रो नॉट पाई कैपिटल आर की पावर 4, ठीक है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आपका ई आउटसाइड मिल जाएगा। तो ई आउटसाइड का भी एक्सप्रेशन आप निकाल सकते हो। वो कितना आ जाएगा? रो नॉट पाई से पाई कैंसिल करो, आर की पावर 4
अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। रो नॉट आर की पावर 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, यही आया होगा सभी बच्चों का, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से आप इनसाइड और आउटसाइड दोनों के लिए कर सकते हो। क्लियर है सभी को? तो अभी कभी भी नॉन यूनिफॉर्म अगर आपको मिल जाए तो आपको क्यू चार्ज, इतना समझा आपने कि जो भी आप गॉसियन सरफेस बनाएंगे उसमें चार्ज जो है फिर क्या करिएगा, एक एक्स रेडियस का dx थिकनेस का एक शेल कट करके और इंटीग्रेट करके निकालिएगा क्यू, वहीं से आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक अच्छी चीज सीखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर में मैंने क्या किया है, एक कैविटी बना दिया है। ठीक है, मतलब क्या है कि जैसे आप आइसक्रीम खाते हो, आप बोलते हो ना कि 2 स्कूप 3 स्कूप, तो आपने क्या किया, एक सॉलिड स्फीयर था, उसमें से एक स्कूप जो है पूरा निकाल लिया, तो उतना जो है गायब हो जाएगा। एक पूरा बड़ा सा आइसक्रीम है, उसमें से एक स्कूप ऐसे निकाल लिया, वो भी स्फेरिकल है, तो उसमें से क्या हो जाएगा, उतने एक स्कूप का वो पूरा मटेरियल गायब हो जाएगा और आपको वहां पे क्या नजर आएगी, एक कैविटी। सर आउटसाइड के लिए तो रो नॉट कैपिटल आर होना चाहिए था, आउटसाइड के लिए क्या कह रहे हैं आप? तो रो नॉट देखिए, ये तो आउटसाइड है, तो इसका गॉसियन सरफेस का सरफेस इंटीग्रल करेंगे तो ये तो यही आएगा। चार्ज इंक्लोज में आपने निकाला, तो चार्ज इंक्लोज जो आपने किया, ये देखिए फिर से समझ लीजिए, ये जो आर है आउटसाइड के लिए हमने आर इक्वल टू यहां पे कैपिटल आर रख दिया ना, यही तो होगा। पूरे कैपिटल आर तक का जो है वो चार्ज इंक्लोज निकालना था, तो यही लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है, आई थिंक समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो सही है। ठीक है, चलिए कैविटी की बात करते हैं। तो अब आप क्या करिए, एक सॉलिड स्फीयर लेते हैं। अब इस सॉलिड स्फीयर में ध्यान से सुनिएगा, इस सॉलिड स्फीयर में ये 3 डायमेंशनल है, इतना आसान नहीं है, देखिएगा कैसे मैं कर रहा हूं। एक कैविटी लेते हैं, 3 डायमेंशनल एक सॉलिड स्फीयर लेते हैं। ठीक है, कोई 3 डायमेंशनल एक सॉलिड स्फीयर लेते हैं, लो ले लिया। ठीक है, 3 डायमेंशनल एक सॉलिड स्फीयर ले लिया, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है और इसके अंदर एक कैविटी है, कहीं मैं कैविटी बना रहा हूं, देखिए यहां पे कैविटी बना दिया। ठीक है, अब आप क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अब ये बोला जा रहा है कि ये पूरा चार्ज है, ये पूरा चार्ज है, और इतना तो आपने गायब कर दिया है, यहां से स्कूप निकाल लिया है इतना, तो इतना चार्ज गायब हो गया, वॉल्यूम ही गायब है यहाँ का, एक कैविटी है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, देखिए एक बच्चा लिखता है सर जीरो लिख रहा है देखिए यही तो फिजिक्स है। अगर ये नॉन कंडक्टिंग नहीं होता तो कैविटी क्या पूरे स्फेयर में ही 0 होता। ठीक है, टोटल रिमूव होता, बिल्कुल यहां से टोटल वॉल्यूम ही रिमूव हो जाता और केवल सरफेस पे होता, तब आप बोलते कि भाई 0 है। हाँ, कैविटी आप बिल्कुल जो आप बता रहे हैं, कैविटी अगर आर्बिटरी शेप की हो जाएंगी तो कहानी जो है आपकी थोड़ी सी बुरी हो जाएगी, फिर कैलकुलेट करना मुश्किल होगा। मैं अभी बताता हूं, यहां पे कैविटी स्फेरिकल ही है, उसका रीजन अभी आपको इससे प्रोसेस से पता चलेगा। कैविटी अगर स्फेरिकल नहीं हो, कुछ भी हो जाएगी तो क्या दिक्कत आएगा, अभी आपको मैं समझाता हूं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। तो यहां पे आपके पास क्या होगा कि मान लीजिए इसकी एक्सिस भी डिफाइन ही कर देता हूं। ठीक है, मान लीजिए इसकी ये एक्सिस है, ठीक है, मतलब ये बड़े वाले गोले का स्फीयर है, इसका सेंटर है, इसको मार्क कर लिया जाए, इसका सेंटर मान लीजिए C1 है और ये सेंटर है अपना इसका, जहां से कैविटी है उसका सेंटर है ये C2।
और यहां पे मैंने एक पॉइंट ले लिया P2, मतलब P पॉइंट ले लेते हैं, तो ये P पॉइंट ले लिया, ये है, इसका नाम है P। यहां पे हमें फील्ड निकालना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ ए कंडक्टर लिखा हुआ है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, हाँ। यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर होगा तब तो कोई, तभी आपने शायद बोला भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ ए नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, तो इसको मैं मिटाता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। ठीक है, तो ये आगे है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज, देखिए मैं पूरा लिख दे रहा हूं, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज लेकिन नॉन कंडक्टिंग है सॉलिड स्फीयर। तो किसके अंदर कैविटी है? एक ऐसे यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के अंदर ये कैविटी है। अब क्लियर है सभी बच्चों को? तभी एक बच्चा 0 बोल रहा था, आई थिंक वो सही था इस हेडिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, इस पे आ रहे हैं। चलिए, तो अब हमें क्या करना है, ये सब 2 डायमेंशनल नहीं है, इसको ये तो नहीं समझ रहे हो ब्लैक बोर्ड के प्लेन में, ये पूरा एक बॉल है, 3 डायमेंशनल बॉडी है भाई। ठीक है, तो हम यहां पे कैसे निकालें? अब देखिए, यहां पे याद करो तुम लोग कि एक हम लोग ने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किया था, 3D है बिल्कुल, तो एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किया था, याद आ रहा है सभी बच्चों को? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हमने क्या किया था, अब इसको ये सोचो कि ये बना कैसे होगा। कहानी शुरू होती है कि ये बना कैसे होगा, तो ये बना होगा, पहले क्या रहा होगा, ऐसे सोचो, पहले क्या रहा होगा? तो सर पहले तो पूरा एक सॉलिड स्फीयर ही रहा होगा, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग, बिल्कुल। तो एक यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर रहा होगा, देखो ऐसा, मानते हो कि नहीं? एक यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर रहा होगा और इसमें पूरे में चार्ज रहा होगा ऐसे। देखिए सुपरपोजिशन का कितना बढ़िया रूल यहां पे हो रहा है, सुपरपोजिशन की वैल्यू आपको पता चलेगी। तो ये रहा होगा एक यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, मानते हो कि नहीं? अब इसमें जो है यहां पर P पॉइंट है, तो मान लीजिए यहां पर एक P पॉइंट लिख दो, पहले ये P पॉइंट यहां पे था, तो इस P पॉइंट को यहां लोकेट कर रहा हूं, यही P पॉइंट था तुम्हारा, इनसाइड ही है, और ये इसका सेंटर है कितना, C1। अब इसको अगर आप ज्वाइन करते हो, इसको अगर आप ज्वाइन करते हो तो ऐसे ज्वाइन कर सकते हो, और एक ऐसे एक वेक्टर लिख सकते हो। इस वेक्टर का नाम क्या दोगे? R। इस वेक्टर का नाम जो दोगे वो क्या दोगे? R C1P वेक्टर दोगे, R C1P वेक्टर। ठीक है, ये हुआ। अब आप मुझे बताओगे सर इसका फील्ड अगर केवल पूछा जाए तो हम बता सकते हैं सर, आज ही पढ़ा है क्या, कि भाई ये यूनिफॉर्मली चार्ज इन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग है, तो आप क्या बोल सकते हो, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी सर ये हमें पता है, वो इसी साइड निकलेगी और वो कितनी होगी, E1 होगी, इसी के अलॉन्ग होगी और वो E1 होगी। मान लीजिए मैंने उसको E1 नाम दे दिया, E1 वेक्टर कितनी होगी भाई E1? अभी अभी आपने पढ़ा फॉर्मूला रो, अगर इसका जो पूरी जो आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है इसको रो ले लेते हैं, जो कि आपको पता है कांस्टेंट है, तो रो तो किसी भी इस पूरे का, छोटे वाले का, बड़े वाले का, पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज, पर यूनिट वॉल्यूम, वो तो आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो रो कांस्टेंट है, तो आप इसके लिए लिख सकते हो रो, और आर के जगह पे क्या लिख सकते हो, R C1P वेक्टर। अब सब ये वेक्टरली कर रहे हैं, सुपरपोजिशन जो है रिजल्टेंट होता है ना, तो वेक्टरली कर रहे हैं, रो R, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए रेडियली अवे होगी, तो जो R वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही E1 का डायरेक्शन होगा, तो रो R C1P अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट।
बिल्कुल, ये शायद सभी बच्चों को समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा अब इसमें से जो कट बॉडी है तो इसको मैं E1 को ओरिजिनल बॉडी, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो ओरिजिनल बॉडी। तो ओरिजिनल बॉडी में जो P पॉइंट रहा होगा तो उसकी फील्ड तुमने निकाल ली। इसी तरीके से अब जो कट बॉडी है, यहां से आपने चार्ज क्या किया है, इतना गायब किया है। ठीक है, तो इतना चार्ज का कंट्रीब्यूशन अभी यहां पर बना हुआ है, उसको हम निकाल लें, उसकी फील्ड यहां पे निकाल लें और दोनों को क्या कर दें, माइनस कर दें वेक्टरली। तो क्या हो जाएगा, देखो शायद सभी को समझ में आ गया कि सुपरपोजिशन करने जा रहे हैं हम। अब यहां पे मैं क्या लूंगा, एक और स्फेयर लूंगा, ये जो कट बॉडी वाला है, और इसमें भी मैं मानूंगा कि पहले इस पे क्या था, एक पूरे में चार्ज था। मैं पॉजिटिव, देखिए इसको दो तरीके से लोग करते हैं। अगर आप यहां पे नेगेटिव चार्ज ले लेंगे, कुछ लोग क्या करते हैं यहां पे नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, तो नेगेटिव को यहां पे लेके आओगे तो ये न्यूट्रलाइज होके जीरो दिखने लगेगा। लेकिन मैंने अगर पॉजिटिव किया है तो मैं माइनस करूंगा, अगर मैंने नेगेटिव लेके किया है तो फिर मैं सीधे सीधे उसको ऐड करूंगा। तो मैं पॉजिटिव ही लेके चल रहा हूं। ठीक है, और यहां पर इसका सेंटर है C2 और इसके रिस्पेक्ट में है P, यहां पर कहीं पर मान लो ये है। तो इसको भी अगर आप ज्वाइन करोगे वेक्टर से तो आपको एक वेक्टर मिलेगा, ये वेक्टर होगा ऐसा। और इस वेक्टर का नाम क्या दे रहे हैं, RC2P वेक्टर, बोलो भाई। और इसके लिए जो फील्ड होगी वो भी रेडियली आउटवर्ड होगी इसी तरफ, इसको मैं बोल रहा हूं E2 वेक्टर, बोलो। तो अब आप क्या बोल सकते हो कि इसमें भी जो रो होगा वो तो रो ही होगा, रो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, कितने भी वॉल्यूम का चार्ज लो उसको पर यूनिट वॉल्यूम से करो, रो तो कांस्टेंट है ना, तो रो आपकी कांस्टेंट है। तो अब यहां पर आपके पास E2 होगा। अब E2 के लिए क्या एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है, E2 लिखा जा सकता है उसी तरीके से, क्या, रो अपॉन R के जगह यहां क्या होगा, RC2P वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, बोलो भाई। अब इन्हीं दोनों चीजों को हम माइनस कर दें यार, इसको हम माइनस कर दें तो हम यहां पहुंच जाएंगे कि नहीं, बोलो। इन्हीं दोनों को हम माइनस कर दें, इस ओरिजिनल बॉडी से इस कट बॉडी के फील्ड को माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, बोलो, हमें ये चीज मिल जाएगी। तो अगर आप ई रेसिड्यूअल या ई रेसिड्यूअल और रिमेनिंग बॉडी लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे भाई, ई ओरिजिनल मतलब E1 माइनस ई कट, ठीक है, E2। तो ये ओरिजिनल बॉडी है और ये अपनी कट बॉडी है। दोनों का कंट्रीब्यूशन हम क्या कर रहे हैं, ओरिजिनल वाले से जितना गायब हुआ है उतना फील्ड का कंट्रीब्यूशन माइनस कर दें तो यहां पे बचे हुए बॉडी की नेट फील्ड मिल जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि दोनों का वेक्टर क्या होगा, एक वेक्टर ऐसे स्पेस में इधर होगा, एक वेक्टर इसका जो है स्पेस में इधर होगा। तो दो वेक्टर स्पेस में हैं, वो कंपोनेंट लेके रिजल्टेंट नहीं लिख सकते, हमें इसीलिए वेक्टरली हम गए। ये कौन है भाई, सर कैविटी में चार्ज कहां से आ गया, अरे मेरे भाई ज्यादा पढ़ने पे यही दिक्कत होता है शशांक। यहां पर कैविटी नहीं है, ये कैविटी में चार्ज है नहीं, हमने इसको निकालने के लिए जो है, अभी आप कैविटी पढ़ रहे हैं उसमें कोई सिंगल चार्ज दिया जाता है, वो बात नहीं है। मैंने इसमें से कैविटी से चार्ज निकाल लिया, यहां पे सब हॉलो है। इसको निकालने का तरीका बता रहा हूं। पहले ये माना गया, ये एज्यूम किया गया है भाई कि पहले ये टोटल बॉडी था, ठीक है, इस टोटल बॉडी में पूरा चार्ज था, इसमें से जितना पार्ट आपने निकाला है, इतना निकाला है, तो उसका कंट्रीब्यूशन टोटल वाले से माइनस कर दूंगा, समझ गए, ये है। तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 करो इसको तो क्या हो जाएगा, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट बाहर, ये आएगा RC1P वेक्टर माइनस RC2P वेक्टर।
देखिए आप वेक्टर का ब्यूटी देखिए, वेक्टर की ब्यूटी देखिए और सुपरपोजिशन का मतलब फायदा देखिए। दोनों का फायदा ये है कि इस वेक्टर से आप स्पेस में दो वेक्टर हैं ये, इन दोनों को आप डायरेक्टली निकाल कैसे रहे हैं। अब ये वेक्टर यहां फील करो तो आपको तुरंत दिखेगा कि यहां कुछ लग रहा है, जो बचपन में आपने पढ़ रखा है वेक्टर का ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपने पढ़ा है, आपको याद आ रहा होगा। तो यहां ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगने वाला है। कैसे देखिए, एक वेक्टर ये था, तीन वेक्टर बना रहा हूं मैं, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, एक वेक्टर मैंने बताया C1 को P से ज्वाइन करने वाला, और एक बनाया मैंने C2 को P से, जो कि आप जानते हो पहले से। अब आप ये कैविटी और इसके सेंटर को ज्वाइन करने वाला एक नया वेक्टर पा रहे हो, और शायद आपको दिख रहा होगा कि इन तीनों वेक्टर में एक रिलेशन है, इन तीनों वेक्टर में एक रिलेशन है, और वो मैं यहां बाहर बना दूं तो आपको बेटर समझ में आएगा। मतलब मेरा कहना है कि एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर आपके पास ये है, और एक वेक्टर आपके पास ये है। इस वेक्टर का आप नाम क्या लिखे हो, ठीक है, ये अपना C1 था, ये अपना C2 था, ये P था। इस वेक्टर को आप लिख चुके हो RC1P वेक्टर नाम दिए हो, इस वेक्टर को नाम दिए हो RC2P वेक्टर। तो यार ये वेक्टर हम नाम दे रहे हैं RC1C2 वेक्टर। तो क्या इसमें ट्रायंगल लॉ लग सकता है भाई, इसमें ट्रायंगल लॉ लग सकता है। ट्रायंगल लॉ क्या होगा, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप क्या लिख सकते हो, RC1, देखिए RC1C2 है ना, प्लस RC2, ये तो आपको याद होगा कि एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के हेड पे कोइंसाइड करता है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो इनिशियल वेक्टर के टेल और फाइनल वेक्टर के हेड को ज्वाइन करने वाला वेक्टर होता है। तो वो कितना होगा, RC1P वेक्टर होगा। तो यहां से आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, C1C2 वेक्टर मिलेगा, जिससे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है। तो इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, ρ/3ε0, इसके जगह पे क्या लिख सकता हूं, ये वाला वेक्टर जो इसके सेंटर को ज्वाइन करता है, RC1C2 वेक्टर। तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट एक आया कि कैविटी के अंदर जो फील्ड आ रहा है वो बाहर वाले चार्ज के वजह से आ रहा है, और बाहर वाले चार्ज के वजह से जो फील्ड आ रहा है 3 डायमेंशनल स्पेस में, वो केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, वो केवल डिपेंड कर रहा है C1 और C2, मतलब ओरिजिनल स्फेयर और कैविटी के सेंटर को ज्वाइन करने वाले वेक्टर, मतलब ये वाला और ये वाला दो स्पेस में जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड थी जो बाहर के चार्ज के वजह से थी, उसको हमने निकाला। तो हमने क्या देखा कि जो रिजल्टेंट फील्ड है वो केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, C1 और C2 के पोजीशन वेक्टर पे डिपेंड कर रहा है। मतलब वो यूनिडायरेक्शनल है, क्योंकि C1 C2 तो चेंज नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हैं, इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि पूछा P पे था, लेकिन ये P पे भी फील्ड जो है किस पे डिपेंड कर रही है, C1 C2 पे। इससे आप क्या समझ रहे हो कि यार कैविटी पे मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, कहीं भी पॉइंट ले लूं, उसका फील्ड जो है कांस्टेंट रहेगा, और वो कितना रहेगा, ρ/3ε0 RC1C2, ρ/3ε0 C1C2। क्लियर है सभी बच्चों को। तो यहां से आपको ये कैविटी का रिजल्ट मिलता है कि इनसाइड द कैविटी, इनसाइड द, ये नोट करके लिख सकते हैं आप, इनसाइड द कैविटी फील्ड इज यूनिफॉर्म, फील्ड इज यूनिफॉर्म, वो वेरिएबल नहीं है ना, वेरी नहीं करेगी, हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और वो किस पे डिपेंड करेगी, सेंटर टू सेंटर वाले पोजीशन वेक्टर पे। डायरेक्शन ही तो बता रहा हूं तुम्हें, वेक्टर दे दिया, अभी डायरेक्शन पूछ रहे हो। देखो RC1C2 मतलब C1 से
C2 को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा ये होगा अपना ई नेट, ये होगा ई नेट, इसी डायरेक्शन में होगा। अगर पॉजिटिव है तो इधर, नेगेटिव है तो C2 से C1 की तरफ, और अगर पॉजिटिव है तो इधर हो जाएगा। ठीक है, तो ई नेट जो होगा वो अपना सीधे सीधे आपको लिखना है रो आर C1 C2 वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, खत्म कहानी। चाहे यहां पूछे, यहां पूछे, यहां पूछे, यहां पूछे, यहां पूछे, कैविटी के किसी भी पॉइंट पे पूछे, कैविटी के किसी भी पॉइंट पे पूछे, तो आप बता सकते हो रो आर C1 C2 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। और एक बार क्या समझा दे, कुछ लिखिए तो बता देता हूं। ठीक है, कैविटी वाला हार्ड कुछ नहीं है, जो तुम लोगों ने अभी रिजल्ट जब पढ़ लिया है तो क्यों हार्ड लग रहा है, वेक्टर देख के घबरा रहे हो? भाई कैविटी में हमने रिजल्ट पढ़ लिया था कि रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसको करने का तरीका क्या है कि ये बना कैसे होगा? पहले कोई ओरिजिनल बॉडी होगा, मैं एक बार और बता दे रहा हूं, एक ओरिजिनल बॉडी होगा, इस ओरिजिनल बॉडी में ये P पॉइंट था तो इसको वेक्टरली लिखा मैंने। ठीक है, तो इसको RC1P वेक्टर लिखा, तो इसका रिजल्ट तो तुम लोग को पता है ना, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड होगी, नेगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड होगी। तो यहां पे आएगा अपने पास रो आर C1P अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरीके से छोटे वाले में जिसमें चार्ज नहीं है, तो हम ये मान के चलेंगे कि इस ओरिजिनल वाले में इतने का कंट्रीब्यूशन छुपा हुआ है ना भाई, तो इस कंट्रीब्यूशन को ओरिजिनल से माइनस कर देंगे तो हमें रिमेनिंग बॉडी का चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, अरे यार 16 लेक्चर हो चाहे 20 लेक्चर हो, तुम्हें मैं पढ़ा ही तो रहा हूं ना भाई, कुछ और तो नहीं कर रहा हूं, यहां बैठ के कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा थोड़े कर रहा हूं। तो 16 लेक्चर हो चाहे 20 लेक्चर हो, आपको ज्ञान ही मिल रहा है ना भाई, हर दिन आपको कुछ नया ही मिल रहा है। मैंने बोला हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एक बहुत भारी यूनिट है और हाईली कॉन्सेप्चुअल यूनिट है पूरे 12th क्लास में। इलेक्ट्रोस्टैटिक जितना आप दिमाग लगाओगे उतने में आप सारा पढ़ लोगे, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है। ठीक है, तो प्लीज ये सब मत पूछा करिए। 16 लेक्चर से आप घबरा रहे हैं, तो आपको जो चीज सीखने को मिल रहा है वो तो सीखिए आप, या तो बताइए कि ये सब नहीं पढ़ाएं, केवल आपको जो है क्या करना है, आपको बोर्ड की तैयारी करना है केवल, उसमें ये सब कभी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपके ऊपर है यार, मैंने आपको बताया है कि यहाँ सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप अपना केवल बोर्ड का सिलेबस देख के केवल बोर्ड तक जा सकते हो, जिसको जेई मेंस तक जाना है वो जेई मेंस तक जा सकता है, जिसको एडवांस तक जाना है वो एडवांस तक जा सकता है। ये टोटली आप पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आपको अगर ये नहीं पसंद है तो इसको आप ऐसे क्रॉस करके काट सकते हैं कि भाई हमें ये नहीं पढ़ना है, उसके बाद भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन एडवांस में नहीं होगा, तो ये आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आ गए, क्लियर है सभी को? तो कैविटी वाला रिजल्ट सभी बच्चों को क्लियर है, और एक बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिला है, और ये रिजल्ट ये है अपना कि कैविटी के इनसाइड हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, और वो किस पे डिपेंड करेगी? केवल सेंटर टू सेंटर वाले पोजीशन वेक्टर पे, सेंटर टू सेंटर वाले पोजीशन वेक्टर पे। ठीक है, चलिए तो अब इसी पे क्वेश्चन कर लिया जाए, जैसे इसी पे जो आज पढ़ा है उस पे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो तुम लोग करोगे अभी इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके, जो मैंने अप्रोच बताया है उसको यूज करना। करो, मान लो एक हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, अब ये सॉलिड स्फीयर है, इसमें मैंने r/2 की एक कैविटी बना दी है, r/2 की मैंने क्या की है, एक कैविटी बना दी है। ठीक है, एक मान r/2 की मैंने एक कैविटी ऐसे बना दी है, ये अपना एक्सिस बना दे रहा हूं आपको।
ऐसा है, ठीक है। और आपने क्या किया, ये चार्ज अब है। अब आपको फील्ड बताना है, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन क्या है। आपको फील्ड बताना है इस पे, इसका टोटल रेडियस आर है, तो यहां पे एक सेंटर है, ये टोटल आर है, ठीक है, आर टोटल है, इसका रेडियस आर है पूरा, और ये कैविटी का रेडियस आप समझ ही रहे होगे r/2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी दूरी पे, यहाँ से r डिस्टेंस पे, या आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे 2r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, ठीक है। तो इस P पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, फील्ड, एक P पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। और दूसरा हमें क्या निकालना है, कहाँ पे निकालना है, एक इसके सेंटर पे, मान लो यहाँ पे Q पॉइंट है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक Q पॉइंट पे और एक P पॉइंट पे। और इसकी जो इसका चार्ज है रो ले लेते हैं, रो इसका कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो फाइंड EP एंड EQ, EP और EQ फाइंड करना है हमें। अप्रोच वही रहेगा, थोड़ा ट्राई मारिए आप लोग, ठीक है। कट बॉडी ओरिजिनल बॉडी वाला जो अप्रोच आपको बताया उसी से सोचना शुरू करिए। ऋषि क्या पूछना चाहते हैं सर, पर ई का फॉर्मूला जो आपने लगाया है वो तो स्फेयर के लिए है ना पॉइंट चार्ज के लिए। देखिए मैंने जो अभी इसके पहले क्वेश्चंस किया था उसमें यूनिफॉर्मली चार्ज के लिए इनसाइड का फॉर्मूला लगाया भाई, इनसाइड का फॉर्मूला लगाया ρr/3ε0, आउटसाइड का नहीं लगाया है, आउटसाइड पूछा ही नहीं था। आउटसाइड अगर आप जाएंगे तब आप पॉइंट चार्ज का लगाइए या पूरे सॉलिड स्फेयर का लगाइए। अभी अभी हमने आज प्रूव किया है कि चाहे वो इनसाइड हो चाहे आउटसाइड हो, उसके लिए आउटसाइड के लिए इट विल बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज। लेकिन ये जो मैंने फॉर्मूला इसके पहले क्वेश्चन में लगाया है ρr/3ε0, आप देखिएगा वो इनसाइड के लिए लगाया है और हमें इनसाइड की जरूरत थी। इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। तो सुपरपोजिशन यूज कर सकते हैं, कैसे करेंगे, जैसे मैं P पॉइंट का मैं कर रहा हूं, Q तुम लोग करोगे। तो देखो P पॉइंट को कैसे सोच सकते हो, कैसे सोच सकते हो, पहले ये सोच सकते हो कि हमारी ओरिजिनल बॉडी क्या थी, ओरिजिनल बॉडी हमारी क्या थी। तो ओरिजिनल बॉडी हमारे एक ऐसे ही एक स्फेयर था, बोलो। और इस ओरिजिनल बॉडी में जो चार्ज था ये ओरिजिनल बॉडी था और इस ओरिजिनल बॉडी में पूरा चार्ज था, ठीक। तो अब आपको मैं बोलूं कि मुझे यहां पर P पॉइंट यहां से कितनी दूरी पे है, 2r डिस्टेंस पे है। तो इस पूरे बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगी और इधर अवे होगी, E1 मान सकते हैं। जो आपने बोला था E1 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ओरिजिनल बॉडी, मानते हो कि नहीं। तो यहां से अब आप मुझे बताओ, अगर इसका टोटल चार्ज Q है जो मैं निकाल सकता हूं, क्या होगा, ρ×4/3πR3। तो मैं बाहर के लिए क्या बोलूंगा, इस पूरे बॉडी के लिए इट विल बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज, और क्या लिख सकता हूं मैं, KQ/2R का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर वेक्टरली लिखोगे तो प्लस आई कैप होगा, अगर आप इसको वेक्टरली लिखते हैं तो प्लस आई कैप होगा, बोलो भाई, ठीक है। इसी तरीके से अब आप इसमें से इतना कट कर चुके हो, तो जो आपने कट किया है उसका कंट्रीब्यूशन इसमें छुपा हुआ है, तो उसके कंट्रीब्यूशन को हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो ये आपने कट किया था कुछ,
और इसका सेंटर कहीं यहां पर होगा। बोलो, तो इसमें से ये जो सॉलिड स्फीयर आपको दिखता हुआ है, जिसका चार्ज हमें निकालना पड़ेगा, जिसका चार्ज हमें कुछ निकालना पड़ेगा, ये Q1 ले रहे हैं, तो इसको मैं Q1 लिख दे रहा हूं, और ये Q2 होगा, मान लो ये होगा Q2। तो Q2 जो होगा वो कहां पर होगा, इस सेंटर से कितनी दूरी पर होगा, P पॉइंट पे होगा। और P से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी भाई बताओ, ये अपना हो जाएगा R/2। तो 2R से R/2 माइनस करोगे, तो 2R से R/2 माइनस करोगे तो 2R माइनस R/2, 4R मतलब 3R/2, मानते हो कि नहीं। तो ये हो जाएगा तुम्हारी दूरी 3R/2। तो ये इसके लिए भी P पॉइंट बाहर का पॉइंट है, तो इसके लिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा, अवे होगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के लिए, नहीं तो नेगेटिव के लिए इसकी तरफ होता। तो अब आप इसको E2 लिख सकते हो, E2 वेक्टर वो कितना हो जाएगा, KQ2 अपॉन 3R/2 का होल स्क्वायर। इट विल बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज फॉर आउटसाइड, आज ही पढ़ा है, और ये भी होगा प्लस I कैप। अब यार ये बताओ भाई कि इस ओरिजिनल बॉडी से इस कट बॉडी, दिस इज योर कट बॉडी और दिस इज योर ओरिजिनल बॉडी, तो इस ओरिजिनल बॉडी से इस कट बॉडी को माइनस कर दोगे तो आपको इसका मिल जाएगा कि नहीं बताओ। तो दोनों वेक्टर पैरेलल ही हैं, तो आप सीधे सीधे माइनस कर सकते हो। तो E रिमेनिंग कहां पर, एट P क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, मानते हो कि नहीं। और आपके पास अननोन के नाम पे क्या है, वो है Q1 और Q2। Q2 भी आप निकाल सकते हैं, Q2 क्या हो जाएगा, रो दिया हुआ है, तो रो कांस्टेंट है, और कितने वॉल्यूम का चार्ज है इसमें, 4/3 पाई R/2 का होल क्यूब। तो आई थिंक सभी बच्चे अब कर सकते हैं इसको कैलकुलेट। तो यहां से आप E1 माइनस E2 निकाल सकते हैं। सब कुछ मैंने निकाल दिया है, आप यहां पे Q2 पुट करिएगा, Q1 पुट कर दीजिएगा रो के टर्म्स में, और यहां पे वैल्यू माइनस कर दीजिएगा, तो आपको नेट फील्ड Q के लिए आ जाएगा। ठीक इसी तरीके P के लिए, इसी तरह आप ये पूरा लॉजिक किसके लिए लगाना, Q के लिए। ठीक है, और इसका आंसर बताना फिर। ठीक है, तो टाइम हो रखा है, बहुत बच्चे निकल भी गए होंगे। ठीक है, हालांकि निकलना नहीं चाहिए, लास्ट तक बने रहना चाहिए आपको, क्योंकि लास्ट तक में क्या कॉन्सेप्ट आपको कब मिल जाए और आपको कहाँ जरूरत पड़ जाए उसकी कुछ पता नहीं। ठीक है, तो चलिए लगभग ये चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट टर्न पे मैं पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी लूंगा। ठीक है, उसके बाद कंडक्टर लेंगे, यही 2 टॉपिक बचता है। ठीक है, हालांकि पोटेंशियल एंड पोटेंशियल अपने में भी काफ़ी बड़ा टॉपिक है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ओके।